गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन is always 1/6 of the radius of the base. So how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter per 4 centimeters? ये लिख रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि किसी पाइप से सैंड निकल रहा है और वो सैंड गिर रहा है, तो वो क्या बना रहा है? कोन बना रहा है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक कोन है जो कि जो सैंड नीचे गिर रही है उससे बन रहा है। ये हमारा कोन है। कोन की हम मान लेते हैं हाइट है h और रेडियस क्या है? r है। इस कोन की हाइट h है और इसकी रेडियस क्या है? r है। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है कि द फॉलोइंग सैंड कोन बना रही है। जो इस कोन की हाइट है ना, द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6। ये लाइन लिख रखी है, तो हाइट क्या होगी? हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। हमें ये गिवन है और हमें क्या गिवन है? हमें उसका रेट गिवन है। तो ये हमें इनडायरेक्टली क्या दे रखा है? हमें चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है। डीवी बाई डी टी कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि जितनी सैंड नीचे गिर रही है उतना ही हमारा कोन बनता जा रहा है, उतनी कोन की क्या हो रही है? वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है। जितनी सैंड गिरेगी उतना ही वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। तो ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। डीवी बाई डी टी कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब्स पर सेकेंड। ये हमें दोनों चीज गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन वी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच ये होता है। अब हम यहाँ से आर की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? आखिरकार हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। तो हम क्या लिखेंगे? सब कुछ हाइट में रखेंगे। तो यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 6h। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? आर की जगह 6h पुट कर देंगे। तो 1/3 पाई आर की जगह मैंने पुट कर दिया 6h का स्क्वायर इंटू एच। तो मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से 1/3, 6 का क्या हो जाएगा? 36 पाई, और ये क्या होगा? 36 एच स्क्वेयर। एच स्क्वेयर और एच क्या हो जाएगा? एच क्यूब। और ये 3 से कट जाएगा यहाँ पे 1 और 2। तो मेरा क्या आ गया? 12 पाई एच क्यूब। ठीक है, तो मेरी वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई? V इज इक्वल्स टू 12 पाई एच क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे? देखो, अब मेरा वॉल्यूम आ गया। देखो, वॉल्यूम आ गया मेरा। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12 पाई एच क्यूब। हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 पाई तो कॉन्स्टेंट है, 12 पाई का कुछ नहीं होगा, कॉन्स्टेंट का। ऐसे ही 3h का क्या हो जाएगा? 3h स्क्वेयर। और h का क्या हो जाएगा? डी एच बाई डी टी। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12 3 36। तो ये मेरा हो गया 36 पाई एच स्क्वेयर डी एच बाई डी टी। अब मुझे पता है मेरी डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या है। देखो, डीवी बाई डी टी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डीवी बाई डी टी की जगह मैं क्या रखूंगा? 12 इज इक्वल्स टू 36 पाई एच स्क्वेयर डी एच बाई डी टी। तो यहाँ से क्या जाएगा? 12 3 36। तो ऐसे मैं अपनी डी एच बाई डी टी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मेरी यहाँ से डी एच बाई डी टी की क्या वैल्यू आएगी? देखो, तो मेरी यहाँ से डी एच बाई डी टी की क्या वैल्यू आएगी? डी एच बाई डी टी की वैल्यू आएगी 1/3 पाई एच स्क्वेयर। तो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट आ गया ये। ठीक है, बट मुझे जो ये निकालना है, ये हाइट कैसे इंक्रीज हो रही है, ये निकालनी है एट 4 सेंटीमीटर। देखो, मुझे क्या बताना है? हाइट जब कितना, मतलब सैंड की हाइट इंक्रीज हो चुकी होगी जब हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो मुझे ये बताना है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे h की जगह 4 सेंटीमीटर रख दूंगा। तो डी एच बाई डी टी कब? एट 4। तो ये क्या होगा? 1/3 पाई 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 जा 48। तो ये हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। जो हमारी ये क्या है? जो हाइट इंक्रीज हो रही है कोन की, उसका रेट आ गया ये।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर। बस सिंपली हमने क्या किया, जो दे रखा था हाइट क्या है, ऑलवेज रेडियस का 1/6 है, तो वो करके फिर वॉल्यूम निकाल के फिर वॉल्यूम का डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही है। इसके अंदर क्या दे रखा है, द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी, बेस के आइसोस्केलेस ट्रायंगल का फिक्स है, ठीक है, क्या दे रखा है, एंड आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, बेस डिक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, तो जब दोनों इक्वल साइड्स बेस के इक्वल हो जाए तो उसका एरिया किस हिसाब से डिक्रीज होगा, हमें वो बताना है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। मैंने मान लिया ये मेरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, जिसका बेस हमें दे रखा है बी। मैंने मान लिया ये मेरी इसकी दो इक्वल साइड्स है ना, वो एक्स है, और ये मुझे दे रखा है ये इसका बेस बी है, ठीक है। मैं इसकी करता हूँ हाइट बना लेता हूँ, हाइट, ये इसकी क्या है, हाइट है, हाइट, इसका नेम दे देते हैं, ये ए बी सी, और ये मान लिया मैंने डी है। सॉरी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, हाइट क्या होती है, मीडियन की तरह काम करती है। अगर ये बी है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे b/2, और ये भी क्या हो जाएगा b/2, तो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगी, हाइट इसको डिवाइड कर देगी, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हमें पता है एरिया, हम क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया देखना है ना, तो हम एरिया पे फोकस करते हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, अब देखो बेस क्या है इसके अंदर BC, और इसकी हाइट क्या है AD। अब मुझे BC तो पता है B है, पर AD नहीं पता। AD निकालने के लिए क्या करेंगे हम, AD निकालने के लिए इस ट्रायंगल ADC के अंदर क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से AD का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से फिर अगर मैं AD निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये AD इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू बेस क्या है बी, और हाइट कितनी दे रखी है जो हमने निकाली है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू अंदर क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो 4x स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और ऊपर क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। एक हमें पहले ही दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, रेट मतलब बेस का दे रखा है कि भाई कैसे आपका फिक्स बेस बी एंड आर डिक्रीज, अच्छा टू इक्वल साइड्स है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेस तो फिक्स है, बट जो इसकी दो अदर साइड्स है ना वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कैसे है, अगर एक्स मान रखी है हमने, तो हमें क्या गिवन है इसके अंदर, देखो अगली स्लाइड पे करते हैं। अगर मुझे एक्स दे रखा है, ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है रेट ऑफ डिक्रीज, तो dx/dt जो साइड्स थी ना हमारी इसमें, ये x साइड ये डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अब मैं निकाल देता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। देखो मेरा एरिया क्या आया था, मेरा एरिया आया है b/4 4x स्क्वायर माइनस बी, देखो क्या है मेरा, b/4 अंडर द रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह है मेरा। मैं क्या करता हूँ, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो बी तो मेरा फिक्स है, बी कांस्टेंट है इसका मतलब, तो बी तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। मुझे अब करना है इसका अंदर वाले का, तो dA/dt मेरा क्या हो जाएगा, dA/dt क्या हो जाएगा, b/4 तो मेरा चेंज होगा नहीं, मुझे करना किसका डेरिवेटिव, d/dt ऑफ
इसका अंदर वाले का, तो इसको मैं क्या करता हूँ 4x² माइनस बी स्क्वेयर का क्या लिख लेता हूँ 1/2 हाफ। मुझे इसका करना है। अब देखो इसका क्या होगा, b/4 तो एज इट इज। अब देखो इसका क्या होगा, ये 1/2 तो आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 4x² माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 -1, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर अंदर वाले का करना है मुझे, 4x² माइनस बी स्क्वेयर का क्या होगा, बी स्क्वेयर तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। 4x का क्या होगा, 4x का x आगे आएगा तो 8x, और x का क्या होगा dx/dt, ठीक है ना। b तो कॉन्स्टेंट था, b का क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो मेरा क्या, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, b/4, अब देखो ये 1/2, ये 1/2 माइनस करो तो -1/2 हो जाएगा, 1/2 4x² माइनस बी स्क्वेयर की पावर हो गई -1/2 इंटू 8x dx/dt, इतना आ गया। ये मेरी किसकी वैल्यू है, dA/dt की वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो गया, b/4 ये रूट में नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√4x² माइनस बी स्क्वेयर, ऊपर पावर नेगेटिव थी तो नीचे आके पॉजिटिव हो गई, 8x dx/dt। अब मुझे पता है मेरे dx/dt की वैल्यू क्या है, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। चलो सोल्व करते हैं इसको। और ये मेरा एरिया में बी था ना, ये बी तो चल ही रहा है साथ साथ b/4, ठीक है। चलो आगे अगले उस पर लिखते हैं इसको। देखो मेरा dA/dt क्या आया, dA/dt इज इक्वल्स टू, बाहर b/4 चल रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा 8bx, ठीक है, और नीचे भी 8 हो जाएगा। देखो ये भी 8 है, 4 2 8, और ये भी 8 है, ये तो कट ही जाएगा, इसका तो कोई काम नहीं है अब, ठीक है ना। तो ऊपर हो जाएगा bx और नीचे हो जाएगा √4x² माइनस बी स्क्वेयर, ऊपर क्या हो जाएगा bx और नीचे हो जाएगा √4x² माइनस बी स्क्वेयर, और ये dx/dt तो है ही साथ में, और dx/dt क्या है, dx/dt की वैल्यू -3 है, तो यहां से मेरा dA/dt कितना आ गया bx, और ये हो गया -3 dx/dt की जगह अपॉन √4x² माइनस बी स्क्वेयर। तो यहां से मेरा dA/dt आ गया -3bx अंडर द रूट, -3bx अंडर द रूट 4x² माइनस बी स्क्वेयर, ये आ गया मेरा, ठीक है ना। ये क्या है मेरा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया, ये मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज जो हो रहा है ना एरिया के अंदर, वो आ गया मेरा। अब मुझे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इतना निकालने के बाद मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कब डिक्रीज देखना है, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल्स टू द बेस। इसका मतलब क्या है, ये हमें कब चेक करना है, जब मेरी दोनों साइड मतलब x और b क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। व्हेन x इक्वल्स टू b तो क्या होगा, तो मेरा ये dA/dt हो जाएगा क्या, अब मैं x की जगह क्या रख दूंगा, b रख दूंगा, जहां जहां भी x है वहां पे b रख दूंगा, तो ऊपर हो जाएगा -3b², और नीचे क्या हो जाएगा अंडर द रूट 4b² माइनस b², 3b², ये हो जाएगा ना 3b²। अब देखो देखो ये आ गया मेरा, क्या है मेरा dA/dt इज इक्वल्स टू मेरा आया था -3b² और अंडर द रूट 3b²। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा -3b² और नीचे आ जाएगा √3, और ये हो जाएगा b, एक b से एक b कट गया, और √3 से 3 कट के ऊपर क्या हो जाएगा -√3b। तो ये मेरा क्या आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल्स टू द बेस व्हेन x इज इक्वल्स टू b। तो ये आया है मेरा रेट ऑफ डिक्रीज, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, पहले तो हमें जो दे रखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल वो बनाया, दो इक्वल साइड्स को x x मान लिया और बेस को b मान लिया। अब हमने क्या किया, इसकी हाइट निकाल ली, क्योंकि हाइट क्या करेगी, बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो b/2 वहां से हाइट निकाली, एरिया निकाला, एरिया को क्या किया मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ एरिया देखना था।
फिर सोल्व किया, फिर उसके बाद क्या किया, एरिया जब दोनों साइड से वो बेस के इक्वल है, फिर वहां पे वैल्यू पुट की, ठीक है, फिर मैंने चेंज निकाल लिया। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन है, मैंने खुद कुछ नहीं लिया है कहीं से भी, सब पी वाई क्यू क्वेश्चन है। देखो ये अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर, ठीक है। ये 3-4 बार आ चुका है एग्जाम्स में सीबीएसई के। आप क्वेश्चन पढ़ो, इतने में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अ विंडो हैज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देख लेते हैं कैसी विंडो है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसको क्या कर रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या कर रखा है, सरमाउंट कर रखा है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या करके सरमाउंट कर रखी है। मैंने मान लिया मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, एक्स, एक्स, एक्स है, तो ये क्या होगी, ट्रायंगल की लेंथ एक्स हो गई, और ब्रेड्थ मैंने मान लिया वाई है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल क्या होता है इसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, मैंने मान लिया है ए बी सी डी, और ये मेरा रेक्टेंगल है, और डी ई सी क्या है मेरा ट्रायंगल, इतना हो गया। अब क्या कह रखा है, द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है विंडो का 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। तो हमें क्या बताना है, डायमेंशंस बताने, रेक्टेंगल की जो लार्जेस्ट एरिया क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर दे रखा है मुझे कितना, 12 सेंटीमीटर, तो चलो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मैं पहले निकालता हूं पेरीमीटर ऑफ विंडो। पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या होगा, सबका सम कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस अब ट्रायंगल की डी ई प्लस ई सी, कर दोगे सबका सम। अब सबकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है हमें, ए बी है एक्स, बी सी है वाई, सी डी है एक्स, ए डी या डी ए है वाई प्लस एक्स, कितना हो गया ये 4x प्लस 2y। अब 4x प्लस 2y की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है ना, गिवन है, पेरीमीटर दे रखा है विंडो का 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 12 इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई 2y। अब पूरे में से 2 कॉमन लेके काट देंगे, तो 6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है, 6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ठीक है ना, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। अच्छा हमें पेरीमीटर देखना था, तो हमने ये क्या, ये सी डी तो लेना ही नहीं है ना, पेरीमीटर के अंदर थोड़ी आ रहा है सी डी, तो ये नहीं लेना मैं सी डी, तो ये यहाँ पे एक x कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3x। ये सी डी का तो ले लिया ना हमने, सी डी तो लेना ही नहीं, क्योंकि पेरीमीटर काउंट कर रहे हैं, बार बार का देखना है हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3, और ये एज इट इज रहेगा, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। तो ये आ गया मेरा 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। तो हम यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या x के निकाल लो या y के निकाल लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो y की निकाल लेते हैं, एक ही बात, आप किसी की भी निकाल लो, y की क्या आएगी 12 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है ना, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट डे, ये मेरी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था ये था। अब मुझे एरिया पे फोकस करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, लार्जेस्ट एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अपने एरिया पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस फिगर का एरिया क्या हुआ, एरिया निकाल ले, एरिया किस किस चीज से बना हुआ है, एक तो इसके अंदर क्या है, एक तो इसके अंदर है, एक तो इसके अंदर ट्राइंगल है, और एक इसके अंदर क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ठीक है ना। अरे ये लिख रही है, चलो आगे अगले इस पे लिखते हैं एरिया। एरिया क्या होगा इस फिगर का, एरिया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा है, ए बी सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, डी ई सी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डी ई सी। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है,
अंडर द रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब साइड्स का स्क्वायर, साइड क्या थी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आ गया मेरा एरिया। अब मुझे पता है मैंने अभी निकाली थी एक्स की वैल्यू, मतलब वाई की वैल्यू निकाली थी, तो इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पूरी इक्वेशन को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं एरिया इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दूं, वाई की वैल्यू क्या थी 12 माइनस 3x/2, यही थी ना, प्लस अंडर द रूट 3/4 एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, इसको सोल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा 12x, ऊपर तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 3x² बाय 2 प्लस √3/4x², ये हो गया। अब इसको अगर मैं अलग अलग करके करूं तो एरिया मेरा आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x, 2 से अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, -3/2x² प्लस √3/4x², तो ये आ गया मेरा यहाँ से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा यहाँ से dA/dx क्या आएगा, dA/dx, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मिनिमम चेक करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया के लिए, तो dA/dx 6 का क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, 2 आगे आ जाएगा ना और x बन जाएगा, तो 2 इंटू √3/4x, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ से कट के ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से इसको अगर मैं काटूंगा तो नीचे हो जाएगा 2, तो मेरा यहाँ से dA/dx कितना आया, dA/dx आया मेरा 6 माइनस 3x, ठीक है ना, प्लस 3/√3/2x, तो मेरा आया dA/dx। अब मुझे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, लिखते हैं सारे स्टेप्स लिख के चलेंगे। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, पहले हम निकालेंगे वैल्यू पॉइंट्स कौन से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के, dA/dx इज इक्वल टू 0। अगर मैं dA/dx क्या था मेरा 6 माइनस 3x प्लस √3/2x, 6 माइनस 3x प्लस √3/2x, यही था। इसको क्या कर देंगे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 12 माइनस 3 2 6x प्लस √3x, और ये 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। 3, एक मिनट इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये क्या है √3x अंडर √3x, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ से 12 को उस तरफ भेज देते हैं, चलो तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 12 को यहीं रहने दो, इसको उस तरफ ले 6x माइनस √3x, x कॉमन ले लिया यहाँ से मैंने, x अगर कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 6 माइनस √3 इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/6 माइनस √3, तो ये मेरी क्या है एक्स की वैल्यू आई है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है मिनिमम है नहीं पता, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे डबल। तो जो मेरा यहाँ पे dA/dx आया था ना, देखो मेरा dA/dx क्या आया था 6 माइनस 3x प्लस √3/2x, इसको चेक करेंगे, तो चलो लिख लेते हैं मेरा dA/dx क्या आया था, या वहीं पे निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे देखो मैं क्या कर लेता हूँ d²A/dx² निकाल लेता हूँ, d²A/dx², देखो क्या होगा, ये है ना, इसको देख रहा हूं मैं, देखो इसको 6 का क्या हो जाएगा 0, माइनस 3x का क्या हो जाएगा -3, ठीक है ना, -3x का क्या हो जाएगा -3, प्लस √3/2x का क्या हो जाएगा √3/2। अब देखो √3/2 क्या है -3 से छोटा है ना, तो ऑटोमेटिक क्यों, क्योंकि √3 होता है 1.7, और 1.7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1.7, 8.5 के आसपास आएगा, ठीक है ना, 8.5 के आसपास, तो 0.8.5 वो कह रहा हूं मैं, कभी तुम 8.5 समझ जाओ, 0.85, तो -3 करूंगा तो नेगेटिव ही आएगा एक तरीके से, जब भी हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो फंक्शन की क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या है एरिया क्या है हमारा मैक्सिमम है, एरिया इज मैक्सिमम।
जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना कि एरिया क्या है, हमारा मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कब है, जब मेरी एक्स की वैल्यू कितनी है, इतनी है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 12/6 माइनस रूट थ्री। तो जब एक्स की वैल्यू इतनी होगी तो मेरा क्या है, एरिया मैक्सिमम है। तो मुझे अब लेंथ पता चल गई, मुझे डायमेंशन बताने, तो अब मैं क्या करूंगा, ब्रेड थ्रू निकाल लूंगा। तो मेरा वाई क्या था, देखो मैं वाई की वैल्यू निकालू, वाई था 12 - 3x/2। वाई क्या था, 12 - 3x/2। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल व्हेन एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है ना, तो निकाल दो 12 - 3। एक्स कितना है मेरा, एक्स देख लेते कितना है, 12 - 6 -12/6 क्या है, 12/6 अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कर लेते हैं। चलो ये हो जाएगा 12 माइनस इसका यहाँ पे क्या होगा, 48 हो जाएगा ना। या फिर इसको एक काम करो, पहले 2 से पूरे को डिवाइड कर लेते हैं, देखो और सिंपल हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो सिंपल करने के लिए डिवाइड में 2 है ना, डिवाइड बाय 2, तो 12 से करो तो 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, और ये कितना बचा, 12/6 माइनस रूट थ्री, यही बचा 6 - √3। अब ये कितना जाएगा, 2 तो कितना आया, 6 - 18/6 माइनस रूट थ्री, ये बचा। ठीक है ना, अब क्या करो, आप एलसीएम ले लो। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 - √3, यहाँ पे हो जाएगा 36 - 6 √3 -18। तो कितना हो गया, 36 में से 18 गया 18 -6 √3 अपॉन 6 - √3। तो ये हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, मेरी y की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, मीटर। तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा x कितना होगा, क्या आया था मेरा, x आया था मेरा 12/6 -√3 मीटर, और मेरा y क्या आया है, y आया है 18 - 6 √3 अपॉन 6 - √3 मीटर। तो ये कब होंगे दोनों, जब मेरा क्या होगा, एरिया मैक्सिमम होगा, तो ये डायमेंशन होंगी रेक्टेंगल की। ठीक है ना यही बताना था ना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल दैट वुड प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया। तो जब x और y की वैल्यू ये होंगी तो मेरा क्या आएगा, एरिया मैक्सिमम आएगा। थोड़ा है टिपिकल सा क्वेश्चन है, बस इजी है, आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, पहले क्या करना है ये सब। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो इजीली हो ही जाएगा। तो आप इसको 2-3 बार देखें क्वेश्चन को पीछे करके, तो आपका इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल से। ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल से हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले इसको मैं मान लेता हूं, मेरा ये क्या है, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई, ठीक है, x 10x अपॉन सीकेंट x प्लस कोस x dx। इसको मैंने मान लिया, ये मेरी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या है, जब भी हमारा इंटीग्रल 0 से a है, दिख रहा है ना ये कलर आपको, या दूसरा कलर थोड़ा डार्क सा कलर ले लेते हैं। ठीक है, डार्क कलर, ये डार्क कलर ले लेते हैं, इसको कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट हो गया ना। देखो प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं 0 से a f ऑफ x dx का, ये किसके बराबर होता है, 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। आप सभी ने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज होता है इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मेरा i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई a माइनस एक्स, जहां पे x होगा वहां पे क्या कर देंगे, a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स 10 ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन सेकेंड पाई माइनस एक्स प्लस कोस पाई माइनस एक्स dx। ये हो गया मेरा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं।
तो मेरा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स। अब देखो 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा, क्योंकि क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है 10 नेगेटिव, माइनस 10 एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, 10 नेगेटिव, सीकेंट भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस सीकेंट एक्स, और आपका कोस भी नेगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा, माइनस कोस ऑफ एक्स डीएक्स। इतना हो गया। अब क्या करो, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, क्या होगा यहाँ पे 0 से पाई, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, पाई माइनस एक्स 10x, ठीक है ना। और नीचे क्या होगा, नीचे भी पूरे में से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, तो नीचे क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स, ठीक है ना। अब देखो ऊपर नीचे से नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, क्योंकि दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहां से मेरी आई की वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई, ये क्या आ गया ऊपर, पाई माइनस एक्स 10x अपॉन, नीचे क्या है सीकेंट एक्स प्लस कोस एक्स, सीकेंट एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स, ये हो गया। ये मान लिया मेरी क्या है सेकंड है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी फर्स्ट थी और सेकंड, इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे पाई लिख दिया ना, एक मिनट, ये आई है, ये आई, तो इन दोनों को ऐड करूंगा। देखो फर्स्ट क्या थी, ये फर्स्ट है मेरी, और ये मेरी सेकंड है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो आई प्लस आई दोनों साइड क्या हो जाएगा 2i, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या था मेरा, 0 से पाई एक्स 10x sec x प्लस कोस एक्स, ठीक है। क्या था मेरा 0 से पाई x 10x अपॉन sec x प्लस कोस एक्स, और यहाँ पे क्या है प्लस 0 से पाई, कितना है यहाँ पे पाई माइनस एक्स 10x अपॉन sec x प्लस कोस एक्स। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा नीचे तो एलसीएम आ जाएगा, सेम हो जाएगा। तो नीचे मेरा क्या हो जाएगा, देखो ऐड करने के बाद 0 से पाई, नीचे तो मेरा एलसीएम आ गया sec x प्लस कोस एक्स, sec x प्लस कोस एक्स एलसीएम आ गया। ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 10x कॉमन ले लूं अगर मैं ऊपर से, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, और 10x आ जाएगा बाहर। इस स्टेप में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगा dx, क्योंकि यहाँ पे dx तो है ही आपका, ठीक है। अब देखो 0 से पाई, x से मेरा x कट गया तो क्या बचा, पाई 10x अपॉन sec x प्लस कोस एक्स डी, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो बाहर रहेगा, पाई की हमें चिंता करनी नहीं। 10x को क्या करेंगे, साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख देंगे, और मतलब साइन कोस की फॉर्म में इस पूरे को कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। चलो करते हैं आगे स्टेप, अगले स्लाइड्स पे करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई 2i है ना, 2i है, पाई तो बाहर आ गया, 0 से पाई 10x का क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कोस एक्स, ऊपर 10x था ना, साइन एक्स बाई कोस एक्स, और सीकेंट एक्स प्लस कोस एक्स था, तो सीकेंट एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई कोस एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ पे क्या था सीकेंट एक्स प्लस कोस एक्स था ना, और dx, ये हो जाएगा। अब देखो पाई तो बाहर है ही, यहाँ पे क्या होगा 0 से पाई, अब साइन एक्स बाई कोस एक्स एज इट इज रहेगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कोस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाय कोस एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dx। देखो कोस से कोस कट गया, तो किस टाइप की फॉर्म बन गई, 2i इज इक्वल्स टू, ये पाई लिखे जा रहा हूं मेरे, कहाँ ध्यान है, 2i है, ये पाई नहीं है, बोल आई ना और लिख पाई रहा हूं 2i, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाहर आ गया, 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डीएक्स। अब देखो अब तो इसका सिंपल है, कोस एक्स को z मान लेंगे और फिर इसको सोल्व कर देंगे, कर दे इसको सोल्व आगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट
कोस एक्स इज इक्वल टू जेड, तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ पे पुट कर दो तो 2i। अब इसके देखो हमें ये लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। अब जब मेरा x क्या है, when x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे कर रहा हूं मैं ये लगा के, when x इज इक्वल्स टू 0, जब मेरा x 0 होगा तो मेरा z क्या आएगा 1, क्योंकि cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है, बताओ cos 0 1 होता है। जब मेरा x क्या होगा पाई होगा तो z क्या आएगा -1, क्योंकि cos पाई क्या होता है -1 होता है। तो लिमिट्स क्या हो गई मेरी, लिमिट्स चेंज हो गई 1 से -1 हो गई, ठीक है ना। लिमिट्स क्या हो गई 1 से -1, ये ध्यान रखना है, लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं पुट करते टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड, क्योंकि माइनस का साइन था, अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वेयर, ये हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है अगर मैं इसको माइनस साइन को बाहर भी ले लूं, ठीक है ना, अगर मैं क्या करूं माइनस साइन को बाहर भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी मुझे। या फिर एक और काम कर सकते हो आप, देखो क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जब भी देखो आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में पता है ना, जब भी हम a से b dx है हमारी कोई f of x है, देखो आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में और बता देता हूँ जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। मान लिया मेरा ऐसे दे रखा है, यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, लिमिट a से b f of x dx, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी लिमिट b टू a कर दूंगा ना तो आगे माइनस का साइन आ जाता है, मतलब ये नेगेटिव हो जाता है dx। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमें माइनस साइन हटाना है ना। इस माइनस साइन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, पाई मैं लिख दूंगा -1 से 1, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का साइन बाहर आएगा ही, एक माइनस पहले से ही है, 1 प्लस जेड स्क्वेयर कितना हो जाएगा। तो यहां से मेरी 2i, अब मैं क्या करता हूँ इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो इंटीग्रेट कर देता हूँ। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स z, तो 2i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पाई तो बाहर है, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स z, और ये लिमिट्स हो जाएंगे -1 से 1, ठीक है। इतना कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को। अब क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो 2i की क्या वैल्यू आई, 2i इज इक्वल टू पाई तो था ही, अपर लिमिट, अब अपर लिमिट क्या है मेरी 1 है, और लोअर लिमिट क्या है -1 है, तो tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स -1, ठीक है। अब tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, -1 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या होगा ये माइनस का ही जगह tan माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा पाई tan इनवर्स 1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 तो tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई/4, तो मेरा आ गया पाई/4, 45 पे होता है ना 1 वैल्यू, तो ये हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई/4, ये मेरी 2i की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो यहां से मेरा क्या आएगा 2i इज इक्वल्स टू पाई/4 प्लस पाई/4 पाई/2, तो जाएगा पाई²/2, तो मेरे i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई²/4। ये है मेरे इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आंसर, ठीक है ना। देखा हमने कैसे किया, पहले दो प्रॉपर्टीज का यूज किया है, एक तो क्या एफ ऑफ एक्स जब भी हमारा 0 से होता है तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स 0 से, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आई फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फिर दूसरी जो बनी उसको क्या कर दिया, इन दोनों को i1 i2 को ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने x को हटा दिया, पाई के फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या किया 2i इक्वल्स टू पाई साइन कोस में इसको चेंज कर लिया, फिर इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया और इसको क्वेश्चन को क्या कर दिया सोल्व कर दिया, ठीक है। एक बार आप फिर से एक बार इसको रिपीट करके देखना और अच्छे से समझ आ जाएगा, कॉपी पेन लेके बैठो इसको नोट करो नोटबुक में साथ साथ, तभी फायदा है इन लेक्चर्स को देखने का, वैसे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं जब तक आप नोट नहीं करोगे कॉपी पेन लेके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द कर्व, ये क्या है हमारे इलिप्स दे रखा है x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल्स टू 1। इलिप्स कैसा दे रखा है, देखो इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें एरिया निकालना है अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। हमें क्या करना है इसका एरिया निकालना है, चलो इसको करते हैं सोल्व। देखो कैसे इलिप्स है ये x² बाय 4
प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। ये कैसा है जिसकी मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी है ना। इसके अंदर क्या है देखो, अगर मेरी नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की, जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब भी मेरा बी ग्रेटर देन ए होता है ना, तो उसमें क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होती है, वाई होती है। उस केस में मेजर एक्सिस क्या होती है, वाई होती है। तो इलिप्स किस टाइप का बनेगा, ये कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा, ऐसा। इसकी मेजर एक्सिस क्या होगी, वाई होगी। तो क्या दे रखे हैं वाई के, ये दे रखा है 3, और ये कितना दे रखा है 2, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है। ये 3 दे रखा है, अरे तो इस तरफ वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा, नहीं वाला था, और ये वाला हो जाएगा प्लस का 2, और ये हो जाएगा 3। तो ये इस टाइप का इलिप्स है। हमें क्या बताना है, इवेल्युएट द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस मतलब हमें ऊपर ऊपर वाला देखना है सिर्फ। हमें कौन सा एरिया देखना है, लेकिन मैं शेड कर देता हूं, हमें सिर्फ ये एरिया देखना है, देखो ये वाला, सिर्फ ये एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। तो सिर्फ हमें ये एरिया देखना है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। चलो पहले एक फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले हम यहां से क्या करते हैं, देखो ये एरिया निकालने का पहले सिंपल सा बता देता हूं आपको क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हम देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट लगा दूं, देखो क्या क्या लिमिट लगाऊंगा मैं, -2 से 2, देखो इस लाइन के अलोंग -2 से 2। अगर मैं यहाँ पे -2 से 2 इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूं y dx, y के अलोंग y dx, ये y एक्सिस है, y के अलोंग अगर मैं -2 से 2 इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इसका मेरा पूरा कर्व का एरिया आ जाएगा ना। बस मुझे इसके अंदर यही निकालना है, एरिया मेरा यही आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो वाई स्क्वेयर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। अब वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 4, ये हो गया ना। अब क्या कर देंगे, वाई उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 9, और ये 4 12 जगह एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट, पूरे का रूट लेना पड़ेगा, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे रूट, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरी आ गई वाई की वैल्यू, ठीक है। अब मैं एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू को क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो इसका एरिया निकालते हैं। अब देखो एरिया क्या होगा, एरिया होगा अगर मैं -2 से 2 जाऊं और पूरा वाई को क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो -2 से 2 मेरा क्या है, 3/2 अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मुझे क्या करना है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मुझे पता है जब भी मेरा ये होता है -2 से 2 एफ ऑफ एक्स dx ऐसे इंटीग्रेट करना होता है, एक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, ये मेरा 2 आगे आ जाएगा इंटू 3/2, ये क्या हो जाएगा 0 से 2, मतलब -a से एफ ऑफ एक्स dx क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स dx, वो प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बच गया, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया है, जब भी मेरा होता है इंटीग्रेट -a से a एफ ऑफ एक्स dx, तो क्या हो जाता है ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का मैंने क्या किया, इसके अंदर यूज किया। ये आ गया आपके पास। अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए देखो क्या करते हैं, इसके अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह हम पुट कर लेते हैं कोई वैल्यू, ठीक है। मैं x की जगह पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे a है ना, तो ज्यादातर इन केसेस में हम a साइन थीटा पुट करते हैं, a, तो यहाँ पे a 4 है, तो उस हिसाब से 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ लेट a x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ठीक है। वैसे इसका सीधा फॉर्मूला भी होता है, बट हम वो फॉर्मूला भी यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट लेट x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने आगे 2 क्यों लिया है, क्योंकि 4 था ना, तो 2 का स्क्वायर करूंगा 4 हो जाएगा, और ये बाहर आके इजीली सोल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पुट किया है। तो अब यहाँ पे मेरा क्या आएगा,
इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मेरा यहाँ से dx क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा d थीटा। ये आ गया। अब देखो इसकी लिमिट्स चेक कर लेते हैं। अगर जब भी मेरा x जीरो है, अगर मेरा x जीरो होगा तो मेरा थीटा क्या आएगा, साइन थीटा जीरो के इक्वल कब होता है, जीरो पे। और जब भी मेरा x टू है, अगर x टू है तो मेरा थीटा क्या आएगा, देखो x की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 से 2 कट गया तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मेरा थीटा क्या है यहाँ से, कब होता है, पाई बाय 2 90 डिग्री पे। ठीक है ना, पाई बाय 2 आ गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से तो 2 कट ही रहा है, तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, कहाँ से कहाँ जाएंगे, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, अंडर द रूट 4 माइनस एक्स की जगह 2 साइन थीटा तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह इंटू 2 कोस थीटा डी थीटा। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है ना, कुल मिला के हमें इसको सोल्व करना है। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ 0 से पाई बाय 2। अब देखो ये हमारा क्या है, अंडर द रूट 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अंडर द रूट ये क्या हो जाएगा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या था 2 कोस थीटा डी थीटा। ये क्या हो जाएगा, देखो प्राइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 तो है ही। अब देखो 4 पारा के 2 हो जाएगा रूट से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा, मल्टीप्लाई में 2 कोस थीटा तो एक है, और ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये क्या हो गया, 2 2 4 और 12 क्या हो गया 12, 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है या तो इसको कोस स्क्वायर, यहाँ पे एक 2 रखो आप, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर वो फिर बाय 2 लेना पड़ेगा ना। देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अपना, कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होता है ना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस 2 थीटा प्लस 1। मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि फिर बाय 2 करना पड़ता है, फिर वही 12 को काटते 2 से 6 हो जाता है ना, इसलिए पहले 6 रखो बाहर। तो क्या हो जाएगा 6 0 से पाई बाय 2, और 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कोस 2 थीटा प्लस 1, कोस 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा। अब इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, 6 सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे, डेरिवेटिव ध्यान रखें। कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, पॉजिटिव होता है इसके अंदर, ध्यान रखना है, साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव बाय 2 डिवाइड हो जाएगा, और प्लस 1 का क्या हो जाएगा थीटा। लिमिट्स क्या है 0 से पाई बाय 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या था 6, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू पाई बाय 2 करूंगा तो साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, साइन पाई क्या होता है 0, ध्यान रखना है। यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, साइन 2 इंटू पाई बाय 2 अपॉन 2 प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ये हो गया एक अपर लिमिट हो गई ना, ये एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 है तो क्या हो जाएगा साइन 0 बाय 2 प्लस 0, तो 0 का 0 ही रहेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये देखो अगले पेज पे 6 साइन पाई बाय 2, क्या आ जाएगा 6 साइन पाई बाय 2। ठीक है, और साथ में क्या है प्लस पाई बाय 2, और वो तो 0 ही हो गया पूरा, तो ऐसे क्या आ गया 6 साइन पाई होता है 0, तो 0 प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ से कितना आ गया 6 इंटू पाई बाय 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया 3 पाई। तो मेरा एरिया कितना आ गया, रिक्वायर्ड एरिया 3 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, तो ये मेरा एरिया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बस आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स कैसा है। ठीक है ना, इलिप्स का थोड़ा आपको पता होना चाहिए इक्वेशंस के बारे में। जब भी हमारा ए ग्रेटर देन बी होता है तो वो होता है मेजर एक्सिस एक्स, जब भी बी ग्रेटर देन ए होता है तो उसके अंदर मेजर एक्सिस होती है हमारी वाई। ठीक है, तो फिर मैंने वहां से एरिया निकाल दिया, -2 से 2 इंटीग्रेट कर दिया वाई कह लो, ठीक है ना, तो वाई डी एक्स, तो उससे मेरा क्या हो गया, एरिया निकल गया। बस इसके अंदर यही करना था मुझे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। मतलब आपको क्वेश्चन
बहुत ईजी है 12th के क्वेश्चन। बस आपको क्या है कि एक बार समझ आना चाहिए, एक बार कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके अच्छे से। और इन वीडियो के थ्रू मेरा मेन फोकस ही रहेगा कि आपके मैं कैसे कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहें, कॉपी पेन लेके सोल्व करते रहें, आपके सारे कंसेप्ट ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे बहुत ही इजीली। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी इंपोर्टेंट चैप्टर 1। देखो क्या दे रखा है, टू बैड एग्स आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विद 10 गुड वंस। एक बैग था जिसके अंदर 10 क्या थे, गुड एग्स थे। उनके साथ हमने क्या किया, दो गलती से बैड एग्स मिला दिए। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इसके अंदर। द नंबर ऑफ बैड एग्स इन 3 ड्रॉज एट रैंडम, मतलब 3 ड्रॉ किया है एट रैंडम, और हमने क्या किया है, विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया एक्स क्या करता है, मैं डिनोट करता है बैड एक्स को। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ना, लेट एक्स क्या है, डिनोट्स बैड एक्स। ठीक है, अब मैं निकालूंगा मेरे टोटल कितने एग हो गए, अब 10 तो थे ही, और दो मिला दिए, तो टोटल एग मेरे कितने हो गए, 12 हो गए। टोटल एग कितने हो गए, 12। 10 तो ठीक है, और दो मैंने क्या मिला दिए उसके अंदर, जो खराब थे ना बैड वाले, वो मिला दिए। अब मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी। मैंने मान लिया कि ना मेरा एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नो बैड एग। मतलब मैंने निकाला एक एग, और वो क्या है, बैड एग नहीं आया, अच्छा आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नो बैड एग, मतलब मुझे 3 बार करना है एक काम। 12 अंडे थे, पहले एक निकाला, मान लिया एक भी बैड एग नहीं आया। फिर दोबारा निकाला, मान लिया एक बैड आ गया, एक बैड एग आ गया। फिर तीसरी बार निकाला, मान लिया दोनों बैड एग आ गए। तो ये दो ही बैड एग है ना, तो दो के अलावा तो दो से ज्यादा तो आ नहीं सकते। तो या तो एक भी ना आए, या एक आए, या दो आए। तो 3 ड्रॉज के अंदर यही 3 कंडीशन बन सकती है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक भी बैड एग नहीं आया। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि मान लिया सारे ही अच्छे आ गए, तो हमने दो निकाले, और सॉरी हमें 3 निकाले थे ना, दो नहीं 3 निकाले, और तीनों के तीनों ही क्या आ गए, ठीक है ना। 12 में से 3 निकालने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10c3 अपॉन 12c3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बैड एग्स इन 3 ड्रॉज, मतलब मेरे जो 3 ड्रॉज के अंदर थे वो क्या निकले, तीनों के तीनों ही क्या निकल गए, अच्छे एग निकल गए। एक भी क्या है, खराब एग नहीं निकला। ठीक है ना, ये हो गया मेरा। इसको सोल्व कर लेंगे, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 10c3, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या था, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 10 - 3 का मतलब 7 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 12 - 3 9 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, 12 10 × 9 × 8, 7 से 7 कट जाएगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 अपॉन 12 × 11 × 10 × 9 लिखूँ तो नीचे कट जाएगा। ठीक है ना, ये बचेगा कितना, 3 × 2। अब देखो 3 × 3 = 9, और 2 × 4 = 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 × 2 = 6, 2 × 12, ये कट गया। ये 10 से 10 कट गया, और ये 2 × 2 = 4 कट गया। तो मेरा क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा मेरा, 11/11 नहीं, ऊपर कितना बचा, 3 × 2 = 6, 6/11। तो मेरा है 6/11। ठीक है ना, यहाँ पे मेरा क्या है, 6/11। ठीक है, अब देखो अगले में क्या करेंगे, जब मान लिया मेरा एक क्या आ गया, बैड एग आ गया। 3 ड्रॉ किया ना मैंने, 3 में से मान लिया एक बार मेरा क्या आ गया, बैड एग आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन बैड एग, वन बैड एग, एक बैड एग आ गया। तो टोटल कितने थे, दो बैड एग थे, दो में से एक बैड एग आ गया, और बचे हुए 10 में से क्या आया, मेरे दोनों क्या आए, अच्छे आ गए, अपॉन टोटल तो 12c3 हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना, 2c1 तो 2 ही होता है, ये कितना हो जाएगा, 10 × 9/2। ठीक है ना, 12c3 कितना होगा मेरा, 12c3 12 × 11 × 10/3 × 2, क्योंकि 9 से 9 वो कट जाएगा, तो मैं वो लिख नहीं रहा। 2 × 5 =
10, ठीक है, और ये 10 से क्या हो जाएगा, 10 कट जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो मेरा है ये 9/22, 9/22। अब एक और केस रह गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ कि मेरे दो बैड एग आ गए, तीन थ्रो किया हमने, उसके अंदर दो बैड एग आ गए, तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू बैड एक्स। क्या किया मैंने, दोनों मेरे क्या आ गए, बैड एग आ गए, तो यहां से क्या बनेगा, ये दो में से दोनों बैड एग आ गए और बचे हुए अच्छों में से एक अच्छा आ गया ना, 10 में से, ये 12C3, ठीक है। नीचे तो मुझे पता है मेरा 22 ही बनना है, 12C3 का 22, ऊपर क्या बन जाएगा, 2C2 क्या होता है 1 इंटू 10C1 क्या हुआ 10, तो मेरा क्या आएगा, देखो 10C1 क्या आएगा मेरा, 10 फैक्टोरियल, हाँ 10 ही आएगा, ठीक है ना। और ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटू 10 भी तो होगा, क्योंकि 20 ये आ गया ना, 11 2 इंटू 10, क्योंकि 3 2 6 हो जाता है, तो कट जाता है 2 इंटू 10 इंटू 11, तो इसे 10 से 10 कट जाएगा, इसको आप सोल्व करके देख लेना, मैंने सिंपल सोल्व कर दिया है, कि ऊपर 10 भी आएगा नीचे भी 10 आएगा, तो जगह मेरा 1/22, या है 9/22 या है 1/22, और मेरा पीछे वाला कितना आया था, ये आया था 6/11, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6/11 का मतलब क्या है, 6/11 का मतलब है मेरा 12/22, तो ये मेरे तीन बन गए, इनका हम क्या बना लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं टेबल। देखो कैसे बनाएंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों केस हमने ले लिए, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 से 4 नंबर का आता है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से सीख लो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं टेबल, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, एक तरफ तो लिखेंगे हम यहाँ पे मेरे जो x, ठीक है, जो आउटकम्स थे, और यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी, मान लिया मेरे 0 बैड एग आए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या थी 12/22, ठीक है, एक बार 1 बैड एग और एक बार 2 बैड एग, ठीक है, तो 0 की क्या थी 12/22, 1 की कितनी है 9/22 एंड 1/22, 1 आएगा तो 9/22, और यहाँ पे कितनी आएगी 1/22, ऐसे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है, ठीक है ना। ये तरीका होता है किसी भी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का, ठीक है। जैसे के अंदर क्या था, हमने 3 एग निकाले, तो हमें बताना था कि बैड एग्स 2 थे उसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था कि नंबर ऑफ बैड एग्स कितने आएंगे जब हम 3 ड्रॉ करते हैं, तो ठीक है। ऐसा हो सकता है एक भी बैड एग ना आए, ऐसा हो जाए 3 में से एक बैड एग आ जाए और दो अच्छे आ जाए, या फिर 2 बैड एग आ जाए और एक अच्छा आ जाए, क्योंकि 2 ही है बैड एग, तो 2 से ज्यादा तो आ नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, ये भी हमारा क्या प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। क्या क्या रखा है 7th क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से क्या है। 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड, हमने क्या किया है 3 नंबर को सेलेक्ट किया है, 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो लिख लेता हूं मैं, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या क्या है मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इनमें से क्या किया है मैंने, 3 नंबर्स निकाल हैं, that x denotes the largest of the 3 numbers, x क्या डिनोट कर रहा है, largest of the 3 numbers, इन तीनों में से जो 3 नंबर निकालेंगे उनमें से सबसे बड़ा क्या है, x है, तो मुझे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब देखो मान लिया मैंने 3 नंबर निकाले, स्टार्टिंग में मेरे 3 नंबर निकल के आ गए 1 2 3, है ना, कोई भी 3 नंबर अगर मैं निकाल रहा हूं मान लिया, तो 1 2 3 बचे, ठीक है, उनमें से मान लिया मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 3 है, मेरा x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स, मान लिया 3 नंबर कोई भी निकाले उनमें से लार्जेस्ट, एक पॉसिबल केस है मान लिया 3 1 2 3 आ गए, तो उनमें से स्टार्टिंग तो 3 से ही करनी पड़ेगी, लार्जेस्ट कभी भी 2 या 1 तो निकल नहीं सकते, 3 नंबर निकालेंगे तो, या तो 3 हो सकता है सबसे छोटा लार्जेस्ट इनमें से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जेस्ट नंबर 3 क्या होगी,
बताओ, 3 कितनी बार है, 3 ड्रॉ करने हैं ना, तो 1C1, एक में से 3 आ सकता है, बचे हुए कितने नंबर, 2, उनमें से हमें 2 चूज करने पड़ेंगे, 2C2, क्योंकि 3 कब लार्ज आएगा, जब हम नंबर क्या लेंगे, 1 2 3 लेंगे, तभी तो आएगा। ठीक है ना, अदर नंबर तो 1 2 हो गए और बचा हुआ 3 हो गए, और बाकी हमें 3 चूज करने 6C3 में से। ठीक है, देखो 1C1 क्या होगा 1, और 2C2 क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 6C3, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 1/20। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी जब लार्जेस्ट नंबर क्या है मेरा 4 है, 4 लार्जेस्ट नंबर आएगा, तो चूज तो एक में से होगा, 4 तो एक ही बार है, तो ये तो क्या हो जाएगा 1C1 इंटू, अब 4 से छोटे कितने नंबर है 3, उन 3 में से कोई भी 2 आ सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 में से कोई भी 2 नंबर और आ सकते हैं। ठीक है ना, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6C, देखो 3C2 क्या होता है 3, और 6C3 तो अभी निकाला है, नीचे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब अगला लेते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, जब मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 5 होगा, देखो 5 होगा तो 5 तो एक ही बार आ सकता है, बच्चे हुए 4 नंबर 1 2 3 4, उन चारों में से कोई भी 2 नंबर आ सकते हैं, 4C2 अपॉन 6C3 नंबर जो निकालने हैं, 4C2 क्या होगा 1C1 तो बन ही जाएगा, 4C2 क्या होगा 4 इंटू 3 अपॉन 2, और ये नीचे तो मेरा कितना आएगा 20 ही आएगा, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा ये 6/20। ठीक है, अब एक और बचा प्रोबेबिलिटी जब लार्जेस्ट नंबर मेरा क्या है 6 है, तो 6 तो एक ही है, इसकी तो प्रोबेबिलिटी चूज करने के नंबर ऑफ फेज कितने हैं 1C1 ही है, बचे हुए 2 नंबर को चूज किन में से किया सकता है 5 नंबर में से 5C2, क्योंकि 6 से छोटे 5 नंबर में से कोई भी 2 नंबर आ सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ फेज हो गए 2 नंबर को चूज करने के आउट ऑफ 5, और 6 में से तो हमें 3 चूज करने ही है टोटल में से, तो 5C2 क्या हो जाएगा 1C1 तो 1 हो जाएगा, 5C2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, और बचा हुआ 3 फैक्टोरियल, ये तो कट जाएगा, क्योंकि नीचे क्या आएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 20 आएगा, सोल्व किया है, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा मेरा 10/20। ये है ना, ये आप 5C3 5C2 ये तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। क्या होता है देखो, मैं लिख देता हूँ, ये इस चीज का यूज कर रहा हूँ मैं, कभी आप कंफ्यूज हो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना। NCR का क्या फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको आप सोल्व कर लेना, कहीं भी कंफ्यूजन लगे आपको आप खुद से सोल्व करके देख लेना, बाकी मैं ठीक ही कर रहा हूँ ना। ये आगे हमारा सारा प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालना था, अब हम क्या बनाएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना देंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना देते हैं अगले में। अब देखो कैसे बनाएंगे टेबल, वही टेबल बनाने का तरीका है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, अब देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं बना लूंगा अपनी टेबल, ऊपर लिखूंगा मैं x और नीचे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा x, देखो x क्या हो सकता है, x क्या था मेरा, बताओ x क्या क्या था, x था 3 4 5 और 6, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या ही थी x की, बताओ प्रोबेबिलिटी, अगर मेरा जब x 3 था तो 1/20, 4 था तो 3/20, यहाँ पे आएगी 1/20, यहाँ पे कितनी थी 3/20, फिर अगले में थी 6/20, और यहाँ पे 6 आएगा, और 6 की कितनी थी 10/20, तो ये बन गया मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो 2 क्वेश्चन ले लिए मैंने लगातार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम एलपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग का। क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के हाई चांसेस रहते हैं, और वो भी आएगा तो 5 नंबर का ही आएगा, ठीक है ना, उससे कम का नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन लिया जो मैंने पीवाई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप मतलब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, आप समझ जाओगे हम कैसे कर रहे हैं। एक ऑयल कंपनी है, हैज 2 डिपो ए एंड बी, एक ऑयल कंपनी है जिसके 2 डिपो ए एंड बी, एक की कैपेसिटी है 7000 लीटर और एक की कैपेसिटी है 4000 लीटर। ठीक है,
एक ऑयल कंपनी क्या करती है, सप्लाई करती है 3 पेट्रोल पंप से, डी ई एफ, उन तीनों पे सप्लाई करती है। डी की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, 45,000 लीटर की, ठीक है। ई की कितनी है, 3,000 लीटर की, और एफ की कितनी है, 3500 लीटर की, ठीक है। और डिस्टेंस दे रखा है डिपो के बीच में, मतलब डी ए डी से कितनी दूर है, इतनी, बी से बी है 3 किलोमीटर, ऐसे किलोमीटर्स में दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है आपको टेबल में। Assuming that the transportation cost for 10 लीटर of oil is 1 रुपीज पर किलोमीटर, मतलब अगर 10 लीटर ऑयल जा रहा है 1 किलोमीटर के लिए तो कितने रुपए लग रहे हैं, 1 रुपए लग रहे हैं। तो वट हाउ शुड द डिलीवरी बी शेड्यूल्ड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, हमें कैसे इसको सेट करें कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, हमें ये सब निकालना है। तो देखो इन सब को मैं आपको ना एक चार्ट बना के समझाता हूँ क्या दे रखा है। देखो हमारे पास क्या है, 2 डिपो है, देखो यहाँ पे बना लेता हूँ, मेरे पास क्या है, 2 डिपो है, 2 डिपो है। ये मेरा क्या है, ये मेरा है, मान लिया मैंने डिपो ए, ठीक है। एक मेरा है यहाँ पे डिपो बी, 2 डिपो दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ए डिपो के अंदर कितना है, 7,000 लीटर ऑयल है, और बी डिपो के अंदर कितना ऑयल है, 4,000 लीटर। ये 2 चीज दे रखी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर से, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 2 डिपो है, इनसे ऑयल सप्लाई हो रहा है 3 पेट्रोल पंप से, डी ई एफ, और उनकी रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, ठीक है। देखो इनमें से सप्लाई कहां हो रहा है, 3 पेट्रोल पंप है, एक है पंप डी जिसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 4500 लीटर की, ठीक है। एक सप्लाई हो रहा है पंप ई के पास जिसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 3,000 लीटर की है, ठीक है। और एक सप्लाई किसके पास हो रहा है, पंप एफ के पास 3500 लीटर, एक सप्लाई हो रहा है डी एफ के पास, पंप एफ जिसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 3500 लीटर्स की, ठीक है। देखो इसके थ्रू आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना, इतने अच्छे से मैं आपको ये समझा दूंगा। ये हो गया। अब देखो मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं जो है ना डिपो ए, डी पंप डी को क्या करता है, एक्स लीटर ऑफ ऑयल सप्लाई करता है, एक्स लीटर ऑफ ऑयल, ठीक है। इसको ई को करता है वाई लीटर ऑफ ऑयल। तो बचा हुआ जो 7,000 में से जो बच गया वो किसको सप्लाई करेगा, ये एफ को करेगा। तो एफ को कितना करेगा, देखो एफ को करेगा 7,000, अलग पेन से लिखता हूं मैं ये ताकि आपको एकदम मतलब ये ना हो, देखो मैं इनको लिखता हूं अलग पेन से, ये हो गया ना। अब पहले मैं मार्किंग कर लेता हूं, ये इसको करता है, इसको करता है और इसको करता है, ठीक है। यहां से जा रहा है इनके पास ऑयल, यहां से इसके पास आ रहा है ऑयल। अब देखो अब जो मैं बता रहा था ना, ये मैंने मान लिया ये इसको x लीटर ऑयल देता है, इसको y लीटर ऑयल देता है, तो बचा हुआ कितना, बचा हुआ 7,000 में से माइनस x प्लस वाई, मतलब माइनस x माइनस वाई, इसको देगा f को देगा, ठीक है। अब डिस्टेंस दे रखा है, यहां से ये कितना किलोमीटर दूर है, ये है 7 किलोमीटर दूर, यहां से ये कितना किलोमीटर दूर है, ये 6 किलोमीटर दूर, और यहां से ये कितना किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर, ठीक है। दे रखा है ना टेबल के अंदर डिस्टेंस, देखो डिपो ए 7 है और 6 है ई वाला ए से, और एफ वाला 3 है, ऐसे बी से 3 4 2, बी से कितनी कितनी दूर है, ये कितने किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, ये कितने किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, और ये कितने किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, मैंने मान लिया डिपो ए से x लीटर सप्लाई हो रहा है डी के पास, ठीक है, y लीटर ऑयल सप्लाई हो रहा है ई के पास, तो बचा हुआ 7,000 में से x 7,000 माइनस x माइनस वाई किसके पास सप्लाई होगा, f के पास। ये भी मैं लिख के समझाऊंगा आपको अच्छे से, अभी तो मैं ये चार्ट पे समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब देखो जो पंप डी है ना उसके पास x लीटर ऑयल चला गया, उसकी रिक्वायरमेंट थी 4500 की, तो बी से कितना ऑयल लेगा, वो जो बच गया 4500 की तो रिक्वायरमेंट थी, x उसने ले लिया, तो 4500 माइनस एक्स लेगा बी से। ऐसे ही जो ई है
उसके पास वाई तो चला गया, तो बचा हुआ 3000 माइनस वाई जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो किससे लेगा, बी से लेगा। तो 3000 माइनस वाई क्या लेगा, बी से लेगा। अब देखो पंप एफ था, पंप एफ को रिक्वायरमेंट है 3500 की, उसको रिक्वायरमेंट है, देखो यहां करता हूं पंप एफ का 3500 की, तो उसको रिक्वायरमेंट है। बट उसने क्या किया, इतना ले लिया, तो बचा हुआ किससे लेगा, बी से लेगा। तो 7000 माइनस एक्स माइनस वाई उसने ले लिया, तो कितना बच गया यहां से 3500, तो ये बच गया 3500 माइनस का प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां से एक्स प्लस वाई माइनस 3500 क्या लेगा, इससे लेगा इससे डिपो बी से कितना लेगा, एक्स प्लस वाई माइनस 3500। पहले आप मेरे को ये बताओ, आपको ये समझ आया पूरा चार्ट। इस चार्ट को देखो 2-3 बार, इसके अंदर आपकी सारी चीजें क्या हो गई है, क्लियर हो गई हैं। अब आपके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। देखो अब मैं ये सारी चीजें आपको लिख के बताता हूँ, अभी चार्ट के थ्रू आपने समझ ली, अब मैं लिख के बताता हूँ। देखो मैंने क्या कर लिया, आपको एग्जाम में लिखना भी तो पड़ेगा, चार्ट तो बनाओगे ही, लिखना कैसे पड़ेगा, देखो लेट डिपो ए है जो, वो क्या करता है, सप्लाईज, ठीक है, ये नहीं आएगा, सप्लाईज एक्स लीटर ऑफ पेट्रोल टू एक्स लीटर पेट्रोल टू पंप डी एंड वाई लीटर टू पंप ई, ठीक है, पंप ई के पास कर देगा सप्लाई। तो फिर एफ के पास कितना बचेगा, टोटल तो 7000 थी, तो एफ के पास कितना सप्लाई करेगा बताओ, 7000 माइनस एक्स माइनस वाई लीटर्स, इतना सप्लाई करेगा। तो यहां से मेरे देखो एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। मान लिया 1 लीटर ऑयल ले लिया, नहीं तो कुछ ना कुछ तो लिया, नेगेटिव में तो लेगा नहीं। ऐसे मेरा वाई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इस बात का आपको पता ही है। और ये जो मेरा 7000 माइनस एक्स माइनस वाई आया है ना, ये भी हमेशा मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वह लेंगे, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जरूरी थोड़ी है डिपो से ना भी ले तो 0 हो जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो लेगा ही। तो यहाँ से मेरा जो x प्लस वाई आएगा ना, वो हमेशा लेस देन आएगा 7000 से, लेस देन या इक्वल टू 7000। कभी भी 7000 से बड़ा तो होगा ही नहीं, क्योंकि लेना ही 7000 में से है, तो ये थोड़ी कि 7000 से ज्यादा ले लेंगे x प्लस वाई मिलके। कभी भी x प्लस वाई 7000 से ज्यादा तो नहीं ले सकते ना। तो यहां से मेरी एक कंडीशन बन गई, x प्लस वाई 7000, ये फर्स्ट का आ गया। अब देखो, अब टोटल कैपेसिटी डिपो बी की थी कितनी, 4000, डिपो बी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4000। उसने क्या कर दिया, 4500 माइनस एक्स तो इसको दे दिया। अब देखो डी को तो 4500 चाहिए ही चाहिए ना, उसको एक्स तो मिल ही गया, तो बचा हुआ कितना, 4500 माइनस एक्स। ऐसे ही बी को वाई तो मिल ही गया, बचा कितना, 3000 माइनस वाई, ठीक है। बट जो डिपो बी है ना, वो जो एफ को देगा तो कितना देगा, एक्स माइनस वाई माइनस 3500 ये देगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो डिपो बी है वो कितना कितना दे रहा है, अलग से लिख लेते हैं यहां पे, ये तो ए का लिख लिया, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम डिपो बी। अब देखो डिपो बी से कितना कितना आ रहा है, देखो डी को कितना आ रहा है, उसने पहले ले लिया था एक्स, तो 4500 माइनस एक्स। ई को कितना आ रहा है, उसने वाई ले लिया था, उसकी कैपेसिटी थी 3000 की, तो 3000 माइनस वाई। तो एफ के पास कितना आएगा, अभी निकाला था पीछे, 4000 में से अगर मैं इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आया था मेरा, एक्स प्लस वाई माइनस 3500, अभी निकाल के दिखाया था ना पीछे, तो वैसे ही मैंने इसको निकाला, एक्स प्लस वाई माइनस 3500। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी ना। अब देखो ये जो मेरा 4500 माइनस एक्स है, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ये भी कंडीशंस वही रहेंगी। 4500 माइनस एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही मेरा 3000 माइनस वाई है, ये भी हमेशा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन तो कभी नहीं हो सकते। और ये भी जो मेरा एक्स प्लस वाई माइनस 3500 है, ये भी मेरा क्या होगा,
हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, ग्राफ भी बनाएंगे ना इसका, इसलिए। तो y क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, लेस देन उस तरफ जाएगा तो लेस देन का साइन आ जाएगा ना इस तरफ, और यहाँ से मेरा x प्लस वाई क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 3500। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मैं मान लेता हूँ इतना मेरे को समझ में आ गया, मैंने मान लिया मुझे निकालने, देखो टोटल कॉस्ट मुझे क्या निकालनी है, हाउ शुड द डिलीवरी बी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम करनी है, तो पहले टोटल कॉस्ट निकालनी है ना, कितनी होगी। मैं मान लेता हूँ जेड है ना मेरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लेट जेड इज इक्वल्स टू टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ना पर किलोमीटर के हिसाब से कितने रखते हैं, 1 रुपया लगता है। जब भी 10 लीटर ऑयल 1 किलोमीटर के लिए जाता है तो कितना रुपया लगते हैं, 1 रुपये लगते हैं। ठीक है ना, देखो मुझे क्या दे रखा है, सारी चीजें लिख के चलेंगे ताकि आपको समझ में आती रहे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर दे रखी है फॉर 10 लीटर ऑयल, 10 लीटर ऑयल के लिए कितनी दे रखी है, 1 रुपीज। अगर मैं देखूं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर फॉर 1 लीटर ऑयल, 1 लीटर ऑयल के लिए कितनी होगी, तो 1/10 रुपीज होंगे। 1 लीटर ऑयल के लिए कितना होगा, 1/10 रुपीज होंगे। ठीक है ना, इसी हिसाब से जब हम जाते हैं, देखो ये 1 लीटर ऑयल जब 1 किलोमीटर जा रहा है, हम देखो कितना लेके जा रहे हैं यहाँ पे, x लीटर ऑयल 7 किलोमीटर, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x, टोटल डिस्टेंस हो गया 7x/10, कितनी हो जाएगी 7x/10। ऐसे यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6y/10, जब ए से ई पे जाएगा तो 6y/10, क्योंकि टोटल 6 किलोमीटर तो गया है, 1 किलोमीटर के 1/10 है, तो 6 किलोमीटर के कितने हो गए 6/10, और 1 लीटर की थी टोटल कितना जा रहा है, y लीटर जा रहा है, तो 6y/10, ऐसे 7y/10, ऐसे 7 माइनस 7000 माइनस xy इंटू 3/10, ऐसे करना है इसको। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम, हमारा काम है टोटल कॉस्ट निकालने। अब देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, देखते जाना मैं कैसे कैसे लिख रहा हूँ, ये आपको सब एग्जाम में लिखना होता है। अब मैं लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम डिपो ए। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि एग्जाम में जो आप लिखोगे ना तभी तो एग्जामिनर को समझ में आएगा, और मार्किंग स्कीम के हिसाब से नंबर मिलते हैं, क्योंकि लिखा होना चाहिए, ये तो हम तो समझ तो जाएंगे। ए से कहा जाना है हमें पहले, पंप डी तक, ए से पंप डी पे जाएंगे तो कितना था, 7 किलोमीटर था, तो टोटल 7x हो जाएगा अपॉन डी, x लीटर ऑयल और 7x, 1 लीटर के 10, 1/10 है तो 7x/10। ये कब का है, जब टू पंप डी जा रहे हैं। अब हम जाएंगे टू पंप ई, तो कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, बताओ कितना होगा, 7x/10 था, वहां पे डिस्टेंस कितना है 6 है, और कितना जा रहा है y जा रहा है /10, 6y/10 रुपीज, ये होगा ना 6y/10 रुपीज। अब देखो ई पे चले गए, एफ पे जाते हैं, 2f कितना होगा, टू पंप एफ, बताओ पंप एफ में कितना जा रहा था, 3 किलोमीटर का तो डिस्टेंस था, ऑयल कितना जा रहा था 7000 माइनस x माइनस वाई, और अपॉन 10 रुपीज, इतना होगा। ये है जब पंप हम जा रहे हैं कहां से, लेके डिपो ए से। अब हम जाएंगे डिपो ए से, डिपो बी से, फ्रॉम डिपो बी, टू कहां जाएंगे, पंप ई पे जाएंगे। देखो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का, और ऑयल कितना जा रहा है 4500 माइनस एक्स, 4500 माइनस एक्स, 3 किलोमीटर 4500 माइनस एक्स जा रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 4500 माइनस x/10। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अब डी पे जा रहा है, नहीं ये सॉरी ई लिख दिया, पंप डी, अब पंप ई पे जाएगा, ई पे देखो कितना है, ई पे जा रहा है 3000 माइनस वाई पेट्रोल, जो भी ऑयल है पेट्रोल ऑयल, और कितना है 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट,
देखो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना लीटर पेट्रोल जो भी ऑयल जा रहा है बताओ 3000 माइनस वाई अपॉन 10। ऐसे ही टू पंप एफ कितना होगा, इस सब का कॉस्ट निकाल लिया हमने दोनों डिपो से लेके, डिपो ए से भी डिपो बी से भी, डी ई एफ तीनों का। यहाँ पे कितना जा रहा था, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, एक्स प्लस वाई माइनस 3500 जा रहा था और अपॉन 10 रुपीज। ये सब रुपीज है ना, इनका आपको ध्यान रखना है, ये सब क्या है, रुपीज है। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे अब टोटल कॉस्ट। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैंने जेड माना था, तो मेरा यहां से जेड क्या होगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेड। मैं क्या करूंगा, इन सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेड क्या होगी, पहले ए वाले की, मतलब डिपो ए से जहां पेट्रोल जा रहा है कितना, 7x/10 6y/10, क्या क्या होगा 7x/10 प्लस 6y/10 प्लस उसमें से 7000 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो 3 इंटू 7000 माइनस एक्स माइनस y/10 प्लस, अब डिपो बी से कितना कितना जा रहा था, डिपो बी से पहले जा रहा था 3 इंटू 4500 माइनस x/10 प्लस फिर जा रहा था मेरा 3000 माइनस, है ना, देख लेते हैं एक बार, फिर कितना जा रहा था 4 इंटू 3000 माइनस 10, 4 इंटू 3000 माइनस वाई अपॉन 10 प्लस फिर कितना जा रहा था लास्ट में 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3500, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3500 बाय, तो ये मेरी आ गई जेड, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे कितनी लगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करने का तरीका क्या है, 10 से करूँगा तो एक हो जाएगा 0.7x प्लस 0.6 वाई, ये 10 है ना 10, ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा प्लस 10 और ये कितना हो जाएगा 7 3 21 और 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा 2100, ठीक है, माइनस 0.1x माइनस 0.1y प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1350, 10 से 10 कट जाएगा, माइनस 3x है ना ये, तो 0.3x, अच्छा ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये भी 0.3x हो जाएगा और ये 0.3y हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से डिवाइड करते हुए जा रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा प्लस 1200 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 0.4y, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से काटूंगा तो 0.2x प्लस 0.2y और कितना हो जाएगा प्लस 700, 3500 इंटू 2 7,000/10 करूंगा तो 700, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो x वाले ले लेते हैं पहले 0.7x, ठीक है, प्लस माइनस 0.3 करूंगा तो 0.4 रह जाएगा, माइनस 0.1 रह जाएगा और फिर प्लस 0.3 हो जाएगा, तो ये क्या आया z इज इक्वल्स टू 0.3x, यहाँ पे कितना बचा 0.3x, अब प्लस x वाले हो गए, y वाले देखते हैं 0.6 माइनस करूँ तो 0.3 बच गया, अब फिर माइनस करूंगा तो माइनस 0.1 हो गया, अब फिर इसमें प्लस ऐड करूंगा तो सिर्फ 0.1 बच गया, तो 0.1y प्लस ये देखो कितना है 2100 और ये कितना 1350, इनको करूंगा तो कितना आ जाएगा 3450, 3450 में ये करूंगा तो कितना हो जाएगा 4600 और 4600 हो जाएगा, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर कितना हो जाएगा, ये माइनस है ना, इसको 4600 में से 700 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 3950, तो ये आ गया मेरा 3950, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई z की, ठीक है ना, ये क्या है मेरा, ये बनी है मेरी z की इक्वेशन, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम जो हमारा एलपीपी का काम होता है उससे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और मेरे पास क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, ये आगे यहाँ तक सोल्व हो गया आपका, इक्वेशन तो आपने निकाल ली, अब देखो इसका क्या करते हैं हम, इसका ग्राफ बनाते हैं,
अब देखो कैसे करेंगे। देखो मेरे पास क्या क्या इक्वेशंस है, मैं लिख लेता हूँ एक बार साइड में। एक बार मेरा z क्या है, 0.3x प्लस 0.1y प्लस कितना है 3950, यह है मेरा। ठीक है, और क्या क्या है मेरे पास, एक है मेरे पास x प्लस वाई ग्रेट लेस देन 7000 था। ठीक है, और एक क्या था x लेस देन इक्वल्स टू 4500, ये थे ना। देखो ये दिखा देता हूँ आपको कहाँ थे ये। देखो ये रहा, एक तो ये था x प्लस वाई लेस देन 7000। ठीक है, देखो और ये थे x इज लेस देन इक्वल्स टू 4500, y इज लेस देन इक्वल्स टू 3000 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3500। ये सब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये सब नोट कर रहा हूँ। एक क्या था, ये था, एक था x इज लेस देन इक्वल्स टू 3000, और क्या था, एक था x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3500, और दोनों x प्लस वाई तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, अपना ग्राफ बनाते हैं एलपीपी का। ठीक है, ये आप तो बना सकते हो ना इन सब की मदद से। चलो बनाते हैं, आ जाओ। हमें तो पॉइंट्स देखने हैं, किस किस पॉइंट पे हम इसको चेक करेंगे। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। देखो ये तो z है, इसको नहीं देखना हमने, इन सब जो कंस्ट्रेंट्स बने हैं ना, इन सब की मदद से मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ बनाने के लिए मैं स्केल का यूज कर लेता हूँ, तो रूलर तो पता नहीं, ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, ये मान लिया मैंने। मैं क्या करता हूँ, 500 500 के गैप पे वो अपने नंबर्स डाल देता हूँ। ये हजार हजार का ले लेते हैं, चलो छोटा, यहाँ पे लिख दिया 0, हजार हजार का ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया 1000, हजार में ये ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2000, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3000, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4000, 5, 6, 7। ठीक है, थोड़ा कम रह गया, कोई नहीं। उस तरफ नेगेटिव का तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अच्छा इसको थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में तो कुछ आएगा नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव में देना, ग्रेटर देन 0 देखना है ना सारा। तो ये थोड़ा उस तरफ बन गया ना, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव का तो कोई काम ही नहीं है हमें, तो ग्राफ को इस तरह बना लेते हैं। हम बना लेंगे इस तरफ अच्छे, नीचे भी नेगेटिव का कोई रोल नहीं है तो ऊपर ही रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे 0। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये मेरा क्या है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1000 मान लिया, ये 2000 है, ये 3000 है, ये 4000 है, 5000 है, 6 है, 7 है, और 8 है, 8 तक ही बहुत है। ये सब क्या है, 1000 में है, 000, ठीक है ना, 000। ये सब 1000 है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, मैं लगा नहीं रहा 0 इस वजह से। ये भी क्या है, 1000 है, ये भी 2000 है, तो मैं 0 नहीं लगा रहा, आप ध्यान रखना। ये 3000 है, ये 4000 है, ये 5000 है, ये 6000 और ये 7000। देखो पहली लाइन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4500, तो 4500 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट बनेगा। ठीक है ना, तो ये लाइन आएगी मेरी ऐसे, यहाँ से कहीं से आ रही होगी ऐसे, 4500 को बीच से काटती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, x इज इक्वल्स टू 4500। एक है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3000, एक कहां से आएगी, 3000 पे से आएगी। ठीक है, एक क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3000, उसको छोड़ो पहले, अब इसको देखो। मैक्सिमम का बना दिया हमने, एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7000 लेस देन इक्वल्स टू मान के ग्राफ बनाएंगे। अगर मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 7000 है इस वाली इक्वेशन में, अगर मैं x0 लेता हूँ, x0 तो y क्या हो जाएगा 7000, अगर मैं y0 लेता हूं तो x क्या हो जाएगा 7000। ये क्या है 7000 कोमा 0, और ये क्या है 0 कोमा 7000। ठीक है ना, इससे ये ग्राफ बन जाएगा। तो क्या ग्राफ बनेगा इससे, यहां से ऐसे आएंगे हम और इसमें से ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, इसकी मदद से ये बन गया। अब देखो, एक ग्राफ है मेरा ये वाला, ये
इसमें क्या करूंगा, अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा 3500, और x 0 तो y यहाँ पे हो जाएगा 3500। अगर मेरा y 0 तो x कितना हो जाएगा, ये भी 3500 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बनेगा ये, ठीक है ना। एक क्या बनेगा, एक बनेगा मेरा ये वाला, ऐसे क्या है। अगर मेरा इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, x 0 है तो y 3500 है, अगर यहाँ पे y 0 है तो x 3500 है, ठीक है। ये मेरे क्या है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना मैं वो सारे लिख लूंगा, ठीक है ना। अब देखो, एक मेरी लाइन क्या है, y इज, ये y है, ये y। एक लाइन बची थी जो y थी क्या, इक्वल टू 3000। y इक्वल टू 3000 वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y। ये क्या है, y इक्वल टू 3000। तो जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे ना वो मैंने सब ग्राफ पे बना लिए, ठीक है, सब बना लिए। अब मैं इनको पॉइंट्स को नेमिंग कर दूं इनकी, जो जो मेरा शेडेड रीजन है, जो मुझे करना है एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे, पहले मैं एरिया शेड कर देता हूँ। देखो जो मुझे क्या क्या चाहिए, जिसके अंदर मुझे देखना है। देखो ये रीजन है, तो ये इससे बड़ा बड़ा लेना है ना, 3000 से बड़ा, इससे भी बड़ा, और एक्स इज ग्रेटर देन 0 से भी बड़ा। तो ये जो रीजन बचा ना, ये इंक्रीजिंग वाला सब ये हो जाएगा, इस रीजन का मुझे देखना है, ठीक है। तो इस रीजन के अगर मैं देखूं, नेमिंग कर देता हूं, मान लिया एक पॉइंट तो ये हो गया, कोऑर्डिनेट्स भी लिखो इनके, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। एक पॉइंट मेरा ये हो गया, इसका तो इजी है, दिख ही रहा है हमें। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट मेरा ये हो गया, ठीक है। देखो मैंने मान लिया, नेमिंग करता हूं यहां से, ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, ये है मेरा डी, और ये है मेरा ई। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से करोगे ना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3500,0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4500,0, ऐसे सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के एक्स तो 4500 है। जब आप ग्राफ पे देखोगे ना तो ये आपका नियर अबाउट 2500 आ रहा होगा। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, डी के हैं 4000,300, एक्स तो 3 वाला है और ये 400 वाला है, यहाँ पे आप देखोगे तो 4 पे टच कर रहा हूँ। ऐसे ही मेरे ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ से 500, ये 3000 वाली एक्स की लाइन। सबके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो आप जेड की वैल्यू सब कोऑर्डिनेट्स पे चेक कर लोगे, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ जेड इस पे, वैल्यू ऑफ जेड इस पे। चलो आगे आप सोल्व करते हैं, थोड़ा सा और बच्चा ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो हम, हमारे पास जेड क्या था, देखो जेड लिख लेते हैं। जेड था 0.3x प्लस 0.1y प्लस 3950, ये था ना। देखो वैल्यू ऑफ जेड, अब सबकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ जेड एट ए कितना था, देखो ए है मेरा 3500,0, 3500,0, मतलब एक्स क्या इतना, तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 3500, ठीक है, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 3950। इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 5000। आप इसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है। ऐसे आपकी वैल्यू ऑफ जेड एट बी, बी पॉइंट क्या था, देखो बी पॉइंट ये रहा, ये ए है और ये बी है। बी था 4500, बी क्या था 4500,0, तो ऐसे 4500,0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखो 0.3 इंटू 4500 प्लस ये तो जीरो ही हो जाएगा प्लस 3950। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 5300। ये आप सोल्व करके देख लो, ये तो इजी है कैलकुलेशंस। ऐसे ही आप z एट सी निकाल दोगे। सी पॉइंट क्या है 4500,2500। इक्वेशन में z की इक्वेशन में x और y की जगह वैल्यू पुट कर देना, तो आपकी क्या आ जाएगा ये 5550। एट डी निकाल लेना, डी पॉइंट क्या था 400,300। ऐसे आपका ये क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के 5450। आप सब निकालोगे खुद, ये तो मैं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा हमारा टाइम सेव हो सके। ऐसे ही एट ई जो लास्ट पॉइंट था उस पर कितना था 500,3000, और यहाँ से आपका निकल के आएगा 4400। तो हमें देखना था कॉस्ट कब मिनिमम, तो मिनिमम कॉस्ट कब आई जेड की, जेड की मिनिमम कॉस्ट आई है एट ई पे, कितनी है कॉस्ट मिनिमम
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके बाद, मिनिमम कॉस्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 4400 व्हेन, जब मेरा x कितना होगा 500 लीटर ऑयल जा रहा होगा और y वहां पे कितना जा रहा होगा 3000 लीटर जा रहा है। तो ये है मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी आई है 4400 व्हेन x इज 500 लीटर एंड फिर अगले में क्या हो जाएगा 3000 लीटर एंड 3500 लीटर्स। ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम ए से, और 4000 लीटर्स कब हो जाएगी जब वहां पे 000 और डिपो बी में कितना जा रहा होगा डी एफ के साथ। देखो अगर मेरा x 500 है, अब देखो दोबारा ऊपर आ जाओ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था ना, देखो मैंने क्या बनाया था स्टार्टिंग में, वो आपको बना के दिखाया था ना एक, देखो ये। अब मान लिया यहाँ पे 500 जा रहा है, ठीक है, डिपो ए से। अगर मेरा यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, देखो अगर मेरा यहाँ पे 500 लीटर ऑयल गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स गया तो यहाँ पे कितना बचा 4000 ही तो बचा। ठीक है, वही लिख रखा है। अगर वाई में मेरा कितना जा रहा है, मान लो कितना लिख रखा था, वाई में कितना जा रहा था मेरा 500 कोमा कितना था, एक बार देख लेते हैं, 500 कोमा 500 कोमा 3000। वाई में कितना जा रहा है 3000 जा रहा है। देखो पंप ई को रिक्वायरमेंट भी 3000 की है और हमने सारा ही पंप ए से दे दिया, तो यहाँ पे तो इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 0 ही गया। ठीक है ना। अब देखो पंप इस पे मान लिया 7000 यहां से चला गया, ठीक है, 3000 हमने यहां से दे दिया और मतलब 3500 दे दिया, तो 3500 इसने यहां से दे दिया, तो 3500 इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो यहां से कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये मतलब है इसका। तो इस वे में हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या रखेंगे, मिनिमम रखेंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करके अच्छे से ध्यान से देखिए, कॉपी में अपने ग्राफ बना के सारी चीजें सोल्व करिए, तब आप देखेंगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसे आपको इसमें थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है क्योंकि ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है, आप खुद से नोटबुक में बना के सोल्व करेंगे, इनको सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लेन से, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, प्लेन की इंटरसेप्ट, बस नहीं नहीं ये क्या है, फाइंड पी सो दैट द लाइंस दिस, अच्छा लाइन सेट का क्वेश्चन है ये। 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 14 बाई 2p, ये क्या राइट एंगल्स पे है। अब देखो क्या होता है जब भी कोई दो लाइंस राइट एंगल्स पे होते हैं, व्हेन टू लाइंस आर एट राइट एंगल्स, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे लाइन 1 है, ये क्या है, इनको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या है मेरी 1 माइनस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 14 बाय 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय 2। तो इसको अगर मैं अरेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 3 हो जाएगा, ऊपर से क्या रहा है मेरे 7 को मना रहा है, तो ऊपर हो जाएगा y माइनस 2 और नीचे हो जाएगा 2p बाय, मैं 7 को नीचे ले आऊंगा 2p बाय 7, ठीक हो जाएगा z माइनस 3 बाय 2। तो यहाँ से मेरे a1 की वैल्यू क्या आई, a1 आया है मेरा 3, और यहाँ से मेरा b1 क्या है, b1 आया 2p बाय 7, और मेरा C1 क्या आया, C1 आया 2, ठीक है, इतना आ गया। अब ऐसी दूसरी लाइन के साथ करेंगे हम, ठीक है, चलो दूसरी लाइन के साथ और कर लेते हैं सेम, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है मेरी, 7 माइनस 7x बाई 3p, 7 माइनस 7x बाई 3p, y माइनस 5 बाई 1, y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस क्या था, z 6 माइनस z बाई 5, 6 माइनस z बाई 5, ठीक है। जैसे ये मेरे कहाँ है, एक मिनट पीछे वाली इक्वेशन दिखाना एक बार, हाँ यहाँ पे मैंने क्या है, ये अरेंज करते टाइम यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे माइनस 3 आएगा, ये तो मैं ध्यान नहीं दिया,
ये उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी इज टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ऐसे होता है ना इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होते हैं, लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट्स होते हैं, और ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो उसे सोल्व करना था, तो ये मैंने वन माइनस एक्स छोड़ दिया, तो ये एक्स माइनस एक्स वन होगा ना, तो ये माइनस थ्री हो जाएगा नीचे। ऐसे ही सेकंड के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर से क्या करूँगा, माइनस सेवन कॉमन ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा अपॉन थ्री पी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाई माइनस फाइव बाई वन, तो ऐसे ही रहेगा। ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिक्स बाई फाइव। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस वन बाय माइनस थ्री पी बाई सेवन इज इक्वल्स टू वाई माइनस फाइव बाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिक्स बाई माइनस फाइव। ये हो गया। अब यहाँ से मेरे ए टू कितना आया, माइनस थ्री पी बाई सेवन, और यहाँ से मेरा बी टू कितना आया, वन, और मेरा सी टू कितना है, माइनस फाइव। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है ए वन ए टू इज, मुझे क्या करना है, ए वन डॉट ए टू प्लस बी वन डॉट बी टू प्लस सी। ये कब होता है, जब मेरा क्या होता है, ये दो लाइंस राइट एंगल्स पे एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, तो ए वन ए टू, ए वन कितना था, माइनस थ्री। ठीक है, ए वन कितना था, माइनस थ्री, और ए टू कितना है मेरा, ए टू है मेरा माइनस थ्री पी बाई सेवन, माइनस थ्री पी बाई सेवन, प्लस बी वन बी टू, बी वन कितना है, टू पी बाई सेवन, और बी टू कितना है, वन, तो कितना हो जाएगा, टू पी बाई सेवन इंटू वन करेंगे तो देखो सी वन कितना है, सी वन है टू, और सी टू कितना है, माइनस फाइव, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, नाइन पी बाई सेवन प्लस टू पी बाई सेवन माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो। यही हो जाएगा। यहाँ से मुझे p की वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगा, इलेवन पी बाई सेवन इज इक्वल्स टू टेन, तो यहाँ से मेरे कितना आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू सेवेंटी बाई इलेवन। ये इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो जीरो होता है, दो लाइन के जब क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि क्या प्लेन का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें क्या दे रखे हैं, प्लेन के इंटरसेप्ट्स का सम बताना है क्या होगा। ठीक है ना, आपको पता है इंटरसेप्ट्स जो इक्वेशन होती है प्लेन की इंटरसेप्ट की फॉर्म में क्या होती है, इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू वन। ये होती है इंटरसेप्ट इक्वेशन प्लेन की। ठीक है, हमें क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी बताना, हमें क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी बताना है, ये जेड बाय सी आएगा ऊपर, है ना। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तभी तो हमारी निकलेगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं मान लेता हूं मेरा आर क्या है, लेट आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आर की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है। और यहाँ पे क्या है, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस फाइव के कैप, ये फाइव उस तरह इक्वल्स टू फाइव हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, एक्स आई की आई कैप से, जे की जे से, और के की के से, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा टू एक्स, ठीक है, प्लस वाई माइनस फाइव जेड इक्वल्स टू फाइव आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को फाइव से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू एक्स बाय फाइव प्लस वाई बाय फाइव माइनस फाइव जेड बाय फाइव जेड। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे बचा वन, ये फाइव से फाइव कट गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे x आएगा मेरा फाइव बाय टू प्लस y आएगा बाय फाइव, यहाँ पे होता है प्लस जेड, तो नीचे हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल्स टू वन। तो इंटरसेप्ट क्या है मेरे ए बी सी, फाइव बाय टू फाइव एंड माइनस वन, तो इंटरसेप्ट ए क्या आया फाइव बाय टू, बी क्या है फाइव, और सी क्या है माइनस वन, तो इनका सम बताना है। तो इंटरसेप्ट का सम ए बी प्लस सी क्या होगा, फाइव बाय टू प्लस फाइव माइनस वन, तो क्या आया, अब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव, ये कितना हो जाएगा फोर, एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा एट बाई टू,
तो 8 और 5 जा 13/2, यह है सम्स 13/2। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं ऐसी ही आगे वीडियोस कंटिन्यू करता रहूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी सीरीज कम से कम 1 महीना तो चलेगी, जिसके अंदर हम 40 से 50 लेक्चर्स करेंगे और हर एक वीडियोस के अंदर 10 लेक्चर भी होंगे, तो हम 400 से 500 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं पिछले 10-15 सालों के, और बाकी जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।